नमस्कार दोस्तों, अगर तुम रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या किसी भी फॉरेन कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि यार इंडिया में तो नीट पीजी कंपटीशन इंसेन है, एनएमसी का स्क्रीनिंग भी एक हेडेक है, तो भाई एक ऐसी कंट्री है जो आपको अपने पीजी के दौरान सैलरी देती है। हाँ, स्टाइपेंड नहीं, सैलरी। और वो कंट्री है जर्मनी। लेकिन प्रोसेस क्या है, कब चालू करना चाहिए, जर्मन लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट रशिया, जॉर्जिया या फिर उज्बेकिस्तान से एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट्स को कोई एक्स्ट्रा दिक्कतें तो नहीं है। सब कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो एंड तक देखना वरना बहुत रिग्रेट करोगे। हेलो जी, मेरा नाम आयुष है, मैं एक सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में, और इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जर्मनी ही क्यों। जर्मनी में लगभग 50,000 डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। मतलब डिमांड इतनी ज्यादा है कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स को हाथों हाथ जॉब मिल जाती है। इंडिया में एक सीट के लिए 100 लोग लड़ रहे हैं और जर्मनी तुम्हें खुद ढूंढ रहा है, समझे। नंबर 2, सैलरी। पीजी करते वक्त ही आपको सैलरी मिलना चालू होती है जो रफली अराउंड 4,500 से 5,500 यूरोस तक जाती है, जो रफली इंडिया में 4,50,000 से लेकर 5 लाख INR होते हैं। ये स्टाइपेंड नहीं है, ये एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट सैलरी है। नंबर 3, नो ट्यूशन फीस फॉर पीजी। अगर आपको इंडिया में गवर्नमेंट पीजी मिल गया तो वेल एंड गुड, आपको कोई फीस नहीं भरनी। बट अगर आप इंडिया में प्राइवेट से कंपेयर करो जिसकी फीस लगभग 2 करोड़ से चालू होती है, डोनेशंस की बात मत करो, तो इट इज कंप्लीटली फ्री इन जर्मनी। नंबर 4, पीआर और सिटीजनशिप का रास्ता। जर्मनी में कुछ साल काम करने के बाद तुमको पीआर मिल जाता है और 8-9 साल बाद जर्मन सिटीजनशिप, यानी गुड सैलरी, वर्क लाइफ बैलेंस और रेस्पेक्ट। नंबर 5, वर्क लाइफ बैलेंस। इंडिया में जैसे कि आप जानते हो एक नॉर्मल डॉक्टर को 36 घंटे काम करना पड़ता है अपने रेसिडेंट ईयर में। इन कॉन्ट्रारी जर्मनी में आप मैक्सिमम 48 आवर्स काम कर सकते हो एक वीक में, तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बेटर है। अब प्रोसेस समझते हैं। मैं पहले हर स्टेप का एक ओवरव्यू दे देता हूं, उसके बाद में उन्हें डिटेल में समझेंगे। जर्मनी में एज अ डॉक्टर काम करने के लिए आपको मेजरली 5 स्टेप्स पार करने होते हैं। फर्स्ट, जर्मन लैंग्वेज B2 से लेकर C1 लेवल तक आनी ही चाहिए। स्टेप 2, मेडिकल जर्मन यानी FSP एग्जामिनेशन क्लियर करना। स्टेप 3, KP यानी नॉलेज एग्जाम, उसको क्लियर करना। स्टेप 4, अप्रोबेशन लेना यानी फुल मेडिकल लाइसेंस। और स्टेप 5, रेसिडेंसी या पीजी पोजीशन ढूंढ कर ट्रेनिंग चालू करना। सिंपल लगता है राइट, और है भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट हर स्टेप एक नया कॉम्प्लिकेशन लेके आते हैं। चलो इसे स्टेप वाइज समझते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एज आप देख सकते हो हमारी ऑडियंस में 90% लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं कर रखा। अगर आप चाहते हो कि मैं हर हफ्ते ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आऊँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, कंटिन्यू द वीडियो। ये ध्यान से सुन लो, जर्मन लैंग्वेज मेक और ब्रेक फैक्टर है। अगर तुमने इसको सीरियसली नहीं लिया तो जर्मनी का सपना सपना ही रह जाएगा। अभी तुम लोग रशिया में हो या जॉर्जिया में हो या उज्बेकिस्तान में कहीं भी हो, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, वो है टाइम। अभी तुम्हारे पास 2-3 साल है डिग्री खत्म होने के लिए, तो इस टाइम को जर्मन लैंग्वेज सीखने में इन्वेस्ट करो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिलीव मी, ये वही चीज़ है जो तुम्हारे आगे का फ्यूचर डिसाइड करेगी। लैंग्वेज लेवल समझ लो। A1 मतलब हाय, हेलो, गुड बाय। A2 मतलब सिंपल लाइफ कन्वर्सेशन, डेली कि आपने खाना खा लिया, कहाँ जा रहे हो, वो सब चीज़ें। B1 मतलब इंटरमीडिएट, जिसमें आप जनरल टॉपिक्स पे बात कर सकते हो। B2 यानी अपर इंटरमीडिएट। ये लेवल कंपलसरी है अगर आपको जर्मनी में प्रैक्टिस करना है, आपको जर्मन लैंग्वेज चाहिए। फिर लास्ट आता है C1 यानी एडवांस या फ्लुएंट लेवल। अब आप सोचोगे जर्मन लैंग्वेज कहाँ से सीखें। फर्स्ट, आप अपने एरिया में कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, लैंग्वेज कोचिंग्स। सेकंड, फोन्स पे बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल जैसे डुओलिंगो और 2-3 ऐप्स जिसे आप उनसे सीख सकते हो। और थर्ड, आप स्टडी पार्टनर या आप टेडेम प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हो जिनको आप हिंदी सिखाएं और वो आपको जर्मन सिखाएंगे, तो यू कैन डू दैट थिंग टू। सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, एमबीबीएस खत्म हो जाएगा फिर सीख लेंगे, ये बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है। लैंग्वेज आप ओवरनाइट नहीं सीख सकते, आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए होगी। तो आई सजेस्ट कि आप लैंग्वेज आज से ही सीखना चालू करो। अब आता है आफ्टर एमबीबीएस डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, अब मान लो आपका एमबीबीएस हो गया, आपने लैंग्वेज सीख ली, अब क्या।
अब आता है डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन। अब तुम्हें जर्मनी जाके अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी डिग्री वैलिडेट करनी होगी। तुमने एमबीबीएस इंडिया से करी हो, तुमने एमबीबीएस रशिया से करी हो, तुमने एम्स दिल्ली से करी हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। सारी नॉन ईयू डिग्री जर्मनी रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो सबको सिमिलर पाथ ही फॉलो करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए, फर्स्ट आपका एमबीबीएस डिग्री का सर्टिफिकेशन, सेकंड ट्रांसक्रिप्ट्स या फिर मार्कशीट आपके जो 6 साल या 5 साल की एमबीबीएस थी उसकी, थर्ड इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, फोर्थ गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, फिफ्थ आपके जर्मन लेवल का सर्टिफिकेशन, सिक्स्थ पासपोर्ट, फिर सीवी, फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट, फिर आपका मोटिवेशन लेटर और आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मेरी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है, तो एक वेबसाइट है अनाबिन डेटाबेस बोल के, जहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम चेक कर सकते हो। तुम्हारी यूनिवर्सिटी इन तीनों में से हो सकती है। अगर H+ है तो आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है, अगर H- है तो आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं है और ये प्रॉब्लम हो कर सकती है और ये प्रॉब्लम हो सकती है। और लास्ट ऑप्शन H के ऊपर कुछ नहीं, यानी इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, बट कुछ कंडीशंस में एडिशनल वेरिफिकेशन के साथ वो मान जाते हैं। अब जर्मनी पहुंच गए, फिर आता है FSP। FSP ये होता क्या है? ये एग्जाम टेस्ट करता है कि आपको मेडिकल टर्म जर्मन में आते हैं कि नहीं, क्योंकि बेसिक जर्मन आना काफ़ी नहीं है। आपको पेशेंट से कम्युनिकेट करना है, आपको दूसरे डॉक्टर से केस डिस्कस करने हैं, तो ये एग्ज़ाम बस उस चीज़ को वेरीफाई करता है। इस एग्ज़ाम के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन, ये लगभग 20 मिनट का होता है और आपको एक पेशेंट दिया जाता है जो मोस्टली स्टेज होते हैं, वो आपको अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं और आपको उनके जो भी कंप्लेंट्स है वो लिखने हैं। तो आपको उस पेशेंट की पूरी केस हिस्ट्री, उनके कंप्लेंट्स, उनके कोई एलर्जी है कि नहीं, उन पे कौन सा मेडिकेशन चल रहा है अभी, तो वो सारी चीज़ें लिखनी होंगी जर्मन में। फिर आता है स्टेप 2 जिसे कहते हैं मेडिकल राइटिंग। ये भी 20 मिनट का होता है। अब जो पेशेंट ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे आप एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, वो भी जर्मन में। फिर आता है स्टेप 3 डॉक्टर टू डॉक्टर इंटरेक्शन। फिर इस केस में क्या होता है, जो फर्स्ट केस में आपको पेशेंट मिला था और आपने जो मेडिकल राइटिंग लिखी थी उसके बेसिस पे एक डॉक्टर आपको इवैल्यूएट करता है, आपको उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है, आपने कैसे डायग्नोज किया, आपके फर्दर प्लान्स क्या होंगे, आप क्या स्टेप लोगे नेक्स्ट, तो उन सब चीज़ों पे क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में मोस्टली 50 से 60% लोग पास हो जाते हैं, बट इफ इनकेस आप फेल हो गए तो आपको 2-3 महीने बाद दोबारा ट्राई करने का मौका मिलेगा। FSP के प्रिपरेशन टिप्स, फर्स्ट स्टैंडर्ड केसेस रट लो क्योंकि मोस्टली यही पूछा जाता है। सेकंड जर्मन मेडिकल टर्मिनोलॉजी पूरी रट लो। थर्ड FSP के प्रेप कोर्सेस अवेलेबल हैं। फोर्थ अपने फेलो डॉक्टर्स या फिर जो वहाँ जाना चाहते हैं उनके साथ प्रैक्टिस करना चालू करो। और फिफ्थ यूट्यूब में प्रैक्टिकल्स देखो। अब स्टेप 4 है KP यानी नॉलेज एग्जाम। ये होता है सबसे मुश्किल या सबसे हैवी पार्ट। ये एक प्रैक्टिकल या फिर वाइवा टाइप का एग्जाम होता है। अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो आपको डायरेक्टली अप्रोबेशन यानी लाइसेंस मिल जाता है। तो चलो इसको डिटेल में समझते हैं। ये एग्जाम ओरल बेस्ड होता है और लास्ट करता है एनीवेयर बिटवीन 60 मिनट से लेकर 90 मिनट तक। इसमें क्या होता है, 3-4 जर्मन डॉक्टर्स आपके सामने बैठे रहते हैं और वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके बेसिस पे एग्जाम को आप या क्लियर करते हो या फिर फेल करते हो। इस एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, बट कुछ सब्जेक्ट्स पे स्पेशल ध्यान दिया जाता है, जैसे इंटरनल मेडिसिन, सर्जरी, फार्मा, रेडियोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन और क्लिनिकल केस। KP के प्रिपरेशन के लिए आप यूज कर सकते हो एम्ब्रॉस, जो जर्मन स्टूडेंट्स खुद यूज करते हैं। सेकंड हेरोल्ड, जिसे जर्मनी का मेडिसिन का बाइबल बोला जाता है। और थर्ड आप यूट्यूब या KP प्रेप कोर्स भी ले सकते हो। इस एग्जाम का पास रेट रफली 60 से 70% होता है, बट इफ अगर आप पास नहीं कर पाते तो आपको एडिशनल 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, तो ट्राई करो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लो। अब समझते हैं BE वर्सेस अप्रोबेशन का फर्क। तो BE स्टैंड करता है आपके टेम्परेरी मेडिकल लाइसेंस के लिए जर्मनी में, और अप्रोबेशन होता है एक फुल्ली टर्म मेडिकल लाइसेंस। यानी BE ये टेम्परेरी लाइसेंस होता है जो लगभग 1 से 2 साल तक वैलिड है और ये तुम KP से पहले ले सकते हो। इसकी वैलिडिटी लगभग 1 से 2 साल होती है और तुम इसको रिन्यू भी कर सकते हो। इसके बदौलत आप किसी भी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के अंदर सुपरवाइज होकर प्रैक्टिस कर सकते हो। यानी KP से पहले आप मेडिकल एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो और सैलरी भी ले सकते हो।
मोस्टली इंटरनेशनल डॉक्टर्स यही करते हैं, जर्मनी आओ, लैंग्वेज एग्जाम दो, एफएसपी क्लियर करो, बीएल लो, साइड बाय साइड प्रैक्टिस करो, केपी की तैयारी करो, जैसे ही केपी क्लियर होता है फिर अप्रोबेशन लो। तो चलते अप्रोबेशन होता क्या है। अप्रोबेशन एक परमानेंट लाइसेंस को कहते हैं। अप्रोबेशन यानी आपका परमानेंट लाइसेंस जर्मनी में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने का। मतलब इसके बाद आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, आपको किसी की सुपरविजन की जरूरत नहीं है, और इसके बाद ही आप मास्टर्स या फिर पीजी के लिए एलिजिबल होते हो। तो सिंपल भाषा में जो बीएल है वो एक लर्नर लाइसेंस है, और जो अप्रोबेशन है वो आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। अब आता है वो पार्ट जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, स्पेशलाइजेशन। इंडिया के कंपैरेटिवली जर्मनी का जो पीजी स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जर्मनी में पीजी के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। सेकंड, फीस बिल्कुल नहीं लगती, बट टाइमलाइन इंडिया से ज़्यादा है। एक नॉर्मल मास्टर्स के लिए आपको जहाँ इंडिया में 2 से 3 साल लगते हैं, जर्मनी में वही चीज़ 4 से 5 साल होती है। बट ऑन द अदर साइड योर सैलरी इज 4 to 5 टाइम्स मोर देन योर इंडियन काउंटर पार्ट्स। इंडिया में को पता है कैसी कंडीशन है, आपको 48 आवर्स कंटिन्यूस ड्यूटी करनी पड़ती है, और वही चीज़ जर्मनी में कैप्ड है। आप एक हफ्ते में 48 आवर्स से ज़्यादा काम कर ही नहीं सकते। तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब जब आपको अप्रोबेशन मिल गया है, आपके पास अच्छा खासा वर्किंग एक्सपीरियंस हो गया है, आप अप्लाई कर सकते हो पीजी के लिए। इसमें बस आप एप्लीकेशन भरते हो, फिर आपका इंटरव्यू राउंड होता है। तो अगर उनको लगता है कि आप उस रैंक के लिए, आप उस सीट के लिए एलिजिबल हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप उस पीजी में एनरोल हो जाओगे। अब कुछ स्पेसिफिक एडवाइस अब्रॉड एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहला काम ये करो कि अपनी यूनिवर्सिटी का रिकॉग्नाइजेशन चेक करो। मैंने पोर्टल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके अपनी यूनिवर्सिटी का नाम चेक कीजिए। सेकंड, अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि एफएमजी एग्जाम क्रैक करके जर्मनी जाना चाहिए। टेक्निकली नहीं, आपकी एनएमसी के रिकॉग्नाइजेशन की कोई वैल्यू नहीं है जर्मनी में। बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से आपको एफएमजी एग्जाम दे के अपना लाइसेंस लेके जाना चाहिए। आपको 1 साल का जो इंडियन एक्सपीरियंस है वो मिलेगा। सेकंड, आपके पास एक बैकअप प्लान रहेगा। अगर इनके सिर्फ किसी तरह से आपका जर्मनी में नहीं हुआ या आप जर्मनी में रहना नहीं चाहते, तो ऐसा ना हो कि आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड ना हो। तो इट विल बी बेटर कि आप इंडिया में एफएमजी क्लियर करके ही जाएं जर्मनी। थर्ड, क्लिनिकल एक्सपोजर मैक्सिमाइज करो। मैं ये बात समझता हूँ क्योंकि मैं भी खुद रशिया में रहता हूँ, तो लैंग्वेज बैरियर है। बट अगर आप किसी डॉक्टर को बोलोगे, किसी नर्स को बोलोगे कि मैम आई वॉन्ट टू हेल्प, आई वॉन्ट टू वर्क, वो मना नहीं करते हैं। मैंने चीज़ ट्राई कर रखी है, ठीक है, तो आप करो। जब आप छुट्टियों में घर जाते हो, आपके नोन में कोई डॉक्टर होगा या फिर आपके आसपास कोई हॉस्पिटल होगा, आप वहाँ जाके एटलीस्ट 2-3 हफ्ते के लिए प्रैक्टिस कीजिए। मेडिसिन ये एक ऐसी स्किल है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने बेटर बनोगे। आप मेडिसिन को बस किताबों से नहीं पढ़ सकते। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आपने जैसे देखा जर्मनी में वो बस आपका स्किल देखना चाहते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अपने स्किल को जितना हो सके उतना बढ़ाइए। और फोर्थ, रशियन लैंग्वेज का एडवांटेज। अगर आप रशिया में हो और आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे भी रशियन बोल लेते हो और आपने वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ी है, आपको ईस्ट जर्मनी के बारे में पता है, तो फिर एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ईस्ट जर्मनी में यानी जर्मनी के ईस्टर्न पार्ट में अभी भी बहुत सारे लोग रशियन बोलते हैं अपने फर्स्ट लैंग्वेज की तरह। तो आपने रशिया में ही रशियन सीखी है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जब आप पेशेंट से बात करो जिनका डायलेक्ट रशियन है। तो चलिए मैं आपको एक एवरेज टाइमलाइन बता देता हूँ। मेरे हिसाब से आपको अपने एमबीबीएस के सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। सेकेंड से 4th ईयर तक फोकस करो कि आप जर्मन लैंग्वेज पे मास्टरी करो। आप अपने क्लिनिकल स्टडीज़ या फिर आपके यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट साइड बाय साइड लेते हुए जर्मन पे भी फोकस करो। फिर आपके 5th या 6th ईयर में अपना जो लैंग्वेज सर्टिफिकेशन उसके लिए अप्लाई करो, इंटर्नशिप्स करो और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ। जब एमबीबीएस हो जाए, अगर आप एफएमजी दे रहे हो तो एफएमजी दो, इंडिया में प्रैक्टिस करो, अपने स्किल्स को और बढ़ाओ और जर्मन केसेस पढ़ना चालू करो, जर्मन मेडिकल टर्म्स याद करना चालू करो। लाइसेंस इंडिया में अपना लाइसेंस लेने के बाद आप जर्मनी जाओ, वहाँ जाके एफएसपी क्लियर करो, बीई लो, अर्न करना चालू करो और साइड बाय साइड केपी प्रिपरेशन चालू करो। चलो चैलेंजेस और रियलिटी चेक पे भी चलते हैं। मैं आपको बस अच्छी बातें बोल के मिसलीड नहीं करूँगा।
फर्स्ट, लैंग्वेज बैरियर। अगर आपने ऑन पेपर C1 लेवल लैंग्वेज भी अचीव कर लिया है तब भी एक लैंग्वेज बैरियर होता है। जर्मनी में बहुत सारे जर्मन के डायलेक्ट्स हैं, लोगों के वर्ड के प्रोनाउंसिएशन कितने तेज़ी से वो बोल रहे हैं, शुरू के 6 महीने एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल होती है। आपको पता है उसका वर्ड का मतलब क्या है, बट वो चीज़ें इतनी फास्ट होती है कि आपको समझ में नहीं आती है। इंडिया के कंपैरेटिवली इनका ट्रेनिंग शेड्यूल लगभग डबल है, बट वर्क लाइफ बैलेंस उनसे बहुत ज़्यादा बेटर है। और लास्ट, इनिशियल पीरियड बहुत मुश्किल है। आप एक नई कंट्री में लैंड करते हो, आपको वहाँ पे सब चीज़ें मैनेज करनी है, आपको अपना अर्निंग देखना है, आपको पैसे कमाने हैं, आपको घर पे पैसे भी भेजने होंगे, आपको अपने लैंग्वेज पे भी काम करना है, आपको अपने क्लिनिकल स्किल्स पे काम करना है। तो इनिशियल के 6 मंथ्स बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, बट जब वो 6 महीने पार हो जाते हैं, जब यू आर लाइक गेटिंग यूज टू इट, फिर बहुत ईजीली आप अपने आप को सेटल कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था जर्मनी में पीजी करने का एक कंप्लीट रोड मैप। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसे कंटेंट आपके लिए हर हफ्ते बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।